चैलेंज को आप किस तरह डील करते हैं? हम उन दलों की तरह नहीं हैं जो एक परिवार से चलते हैं। उनके 2-4-5 लोग बैठ गए, स्वयं अध्यक्ष बन गए। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। किसी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, ये बम हो सकता है। जी, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने में देर कर रही है? लोगों की मांग एक लंबे समय से हम भी सुनते रहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को भी निरस्त कर दिया है। मैं बालकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, प्रचारक रहा। जी नमस्कार, मैं कृष्णा पाल हूँ और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ आपको सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की छत बेहद मजबूती और दृढ़ता के साथ टिकी हुई है संविधान के इस चौथे स्तंभ पर। इस शो में हम आपसे मुखातिब करवाते हैं आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, जो हमेशा तत्पर, तल्लीन, प्रयत्नशील और लगनशील रहते हैं आपके यानी कि जनता के कामों को सुगम बनाने की जद्दोजहद और होड़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कृष्णा जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर आपको नियुक्त किया गया है, इसके चयन की क्या प्रक्रिया होती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम जब बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है जी। जब वो प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश के मोर्चा अध्यक्षों करते हैं, ऐसे 6 क्षेत्रों में भी किसी एक अनुभवी पुराने कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देते हैं, जिनको विश्वास होता है उनको कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र का संचालन कर सकते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र है। ऐसे 6 क्षेत्र हैं, जिनमें से कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिसमें मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व द्वारा दी गई। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा पद माना जाता है और इसके चलते आपके साथ कई चैलेंजेस भी आते होंगे। उन चैलेंज को आप किस तरह डील करते हैं? मुझे तो कभी कोई समस्या नज़र आती नहीं है, क्योंकि मैं बालकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, प्रचारक रहा जी। और 21 साल तक भाजपा का संगठन मंत्री रहा, जिसमें जिला, विभाग, क्षेत्र, उसके बाद प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश, प्रदेश का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, चुनाव प्रबंधन और ओबीसी मोर्चा का प्रदेश संगठन मंत्री। तो मैं प्रदेश का नेतृत्व कर चुका हूँ, क्षेत्र का पहले भी क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते। तो मेरे लिए कोई ये चुनौती का विषय ही नहीं रहा कि ये करने में मुझे कोई कठिनाई हो। मैं बड़ी सरलता और सहजता से इसका निर्वहन कर लेता हूँ, मुझे कभी कोई कठिनाई आती ही नहीं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारतीय जनता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने में देर कर रही है? यूपी प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं कर पा रही है और यूपी में कई जिलों के जिलाध्यक्षों की भी अभी पूरी तरह से नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या कारण इसका? भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा, कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और ये पार्टी विधिवत सदस्यता अभियान चलाकर फिर उनका पंजीयन करती है, फिर सक्रिय सदस्यता, उसका पंजीयन जी। और उसके बाद बूथ समितियों के चुनाव, बूथ समितियों के चुने हुए अध्यक्ष मंडल का चुनाव, मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिला अध्यक्ष और जो प्रांतीय परिषद चुने जाते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत नीचे से बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों इसके सदस्य हैं। तो सबसे विचार विमर्श करना, फिर जिले के कोर ग्रुप के लोगों से नेतृत्व से विचार करके अलग अलग क्षेत्रों में सभी वर्गों का नेतृत्व हो, तो एक व्यापक विचार विमर्श के कारण से समय लगता है। हम उन दलों की तरह नहीं हैं जो एक परिवार से चलते हैं, उनके 2-4-5 लोग बैठ गए, स्वयं अध्यक्ष बन गए, बाकी किसको क्या बनाना है। तो इसलिए हमारे यहाँ चूँकि बहुत व्यापक विचार विमर्श है और सभी स्तर पर विचार विमर्श होता है, इसलिए समय लगता है और उसी कारण से हमारे यहाँ विलम्ब होता है। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में अभी बहुत ही दुखद घटना हुई है, तो और इसके चलते भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को भी निरस्त कर दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि पानी को एकदम नहीं रोका जा सकता, उसको रोकने में डैम बनाने होंगे, कई सालें उसमें लगेंगे। लेकिन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हाल में सरकार द्वारा क्या किया गया है?
देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, इससे पहले देश का एक आतंकवादियों का लगभग भारत के भीतर बहुत बड़ा उनका नेटवर्क चलता था जी। आए दिन धमाके होते रहते थे। आप देखे हों, कभी मुंबई में विस्फोट, कभी हैदराबाद, कभी बंगलौर में, कभी अयोध्या में, कभी बनारस में, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में। लगातार इतने विस्फोट होते थे और उसके कारण से पुलिस प्रशासन लगातार एक सायरन, आपको चाहे स्टेशन जाएं, बस अड्डे जाएं, एयरपोर्ट जाएं, किसी भीड़ वाले स्थान में जाएं, परमानेंट एक सायरन बजता रहता था, किसी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं, ये बम हो सकता है जी। मोदी जी जब से आए, आतंकवादियों को लग रहा था शायद पिछली कांग्रेस की जैसी सरकारें होंगी। एक उरी में और पुलवामा में दुस्साहस किया था, और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक में एयर स्ट्राइक, एक में सर्जिकल स्ट्राइक करके जी। जो उनको करारा जवाब दिया गया था, उसके बाद से ये सायरन आपको जो जगह जगह पुलिस के थे, ये लगभग बंद हो चुके थे। फिर से चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और वो कई युद्ध हमसे हार चुका है, उसने 65 में, फिर 71 में, फिर कारगिल युद्ध में लगातार वो भारत से साथ जो युद्ध करता हारता रहा, तो उसने एक छद्म रूप से आतंकवाद का सहारा लिया है और फिर एक बार दुस्साहस किया है। मोदी जी हैं, निश्चित मानिए अभी जो 22 को ये घटना घटी है, और मैं कहता हूँ कि जितने लोग ये हिंदू मारे गए हैं, पूरा पहली बार हुआ कि धर्म पूछकर लोगों को उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई। तो ये एक सीधे मजहबी आतंकवाद के नाते जो पाकिस्तान ने साजिश कराई है, जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो आतंकवादी, उनके संरक्षणदाता। ये जो 28 लोग मारे गए, इनकी 13वीं से पूर्व उनके परिजन उनकी कब्रों पर फातिया पढ़ते नजर आएंगे। ये मोदी की गारंटी है जी। अगला सवाल मेरा आपसे बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर है। केंद्र सरकार में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, एमपी में भी आपकी सरकार है, और आज पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। सरकार की तरफ से बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की कोई मंशा नहीं दिख रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही है जो छोटे राज्यों के पक्षधर रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर छत्तीसगढ़ बना, आपका झारखंड बड़ा जी, तेलंगाना बना था। लेकिन एक राज्य बनाना एक बहुत बड़ा आर्थिक व्यय होता है। लोगों की मांग रहती है जितने छोटे राज्य रहेंगे प्रशासन को काम करने में बहुत मदद मिलेगी जी। लेकिन एकदम से इसका लोगों की मांग एक लंबे समय से हम भी सुनते रहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ ये हिस्सा, और ये तो बड़े लोगों का, सरकार का काम है, और जनता का जब वो उचित समझेंगे तब इस काम को करेंगे। तो मुझे इस विषय में इतना है, चूँकि राज्य बनाने का एक नीतिगत निर्णय होगा, उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जी। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, और जन भावना को जैसे देखेंगे तो उस हिसाब से निर्णय लेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पार्टी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, परिवार को समय दे पाते हैं क्या? देखिए, समय तो सबके लिए 24 घंटा ही तय है जी। उतने में ही सब कुछ करना, किसी के लिए भी 24 घंटा 1 सेकंड नहीं होता है जी। ये एक निश्चित बात है। अब जब समय अधिक संगठन के लिए, चूँकि एक जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन करना है, लेकिन कोशिश रहती है कि जब नहीं समय रहता, मतलब कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं है, तो सुबह शाम में जब भी समय मिलता है तो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, बच्चों और नाते रिश्तेदारों, जितना यथासंभव होता है। लेकिन दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, पार्टी का भी काम जरूरी है और परिवार का भी काम जरूरी है, तो दोनों में जितना संभव हो सकता है, लेकिन समय तो कम निश्चित है। जब पार्टी के लिए देंगे तो सब परिवार के लिए कुछ कम होगा, लेकिन परिवार भी जानता है कि एक ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात से संतोष रहता है कि कोई समय का
अनावश्यक दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के काम में ही लगा रहे हैं, तो किसी को इस बात के लिए बहुत शिकायत नहीं रहती। ठीक है, लोग आपके राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आपके निजी जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अब सवाल मैं आपसे आपके निजी जीवन से जुड़े हुए पूछूंगा। पहला सवाल मेरा आपसे है कि प्रकाश पाल जी का पसंदीदा भोजन क्या है? CDRS, चावल दाल रोटी सब्जी। जी, तो क्या आप इनमें से किसी एक चीज़ की बनाने की रेसिपी बता सकते हैं? कभी बनाई है? मैं जब संघ का प्रचारक रहा जी, तो ज़रूर मैं जब कहीं ऐसे अपने कार्यालय पर रहता था तो कार्यालय में अपने साथियों के साथ में या खुद भी बनाकर कई वर्षों तक किया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आती नहीं है, घर पे जाते हैं तो बना बनाया मिल जाता है, और कहीं कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते हैं तो मिल जाता है जी। तो बहुत कोई ऐसी स्थिति अब बनाने की नहीं आती है। लंबा समय विद्यार्थी जीवन में भी, क्योंकि मेरी माताजी बहुत बचपन में ख़त्म हो गई, पिताजी थे, तो मैं अकेले, हम पिताजी रहते थे, दोनों लोग बनाकर जी खाने का रहा। भैया भाभी बाहर रहते थे, तो बचपन में अधिकतर मैं खुद बना के खाना पड़ता था, और जब संघ में प्रचारक जीवन रहा तो भी बनाया। उसके बाद ये एक लंबा समय हो गया कि ऐसा अवसर अब नहीं मिल रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर कौन है? देखिए, हमारे पहले जब तक अटल जी जिंदा रहे तो मैं अटल जी को बहुत पसंद था। इस समय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारे पसंदीदा लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी गेम को लेकर काफ़ी सक्रिय रहती है कि भारत की भागीदारी गेम में, ओलंपिक में बढ़े और लोग योग करें। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? देखिए, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट रहा है जी। और भारत को मैं ये कहूँगा कि वास्तव में भारत जो है ना, एक खिलाड़ी बालक के नाम पर ही है। जी। हम सब लोग जानते हैं कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जी, उनकी विशेषता यही थी कि वो शेरों के साथ खेलते थे, और जो ऐसे शेरों के साथ खेलने वाले उस खिलाड़ी बालक के नाम पर हमने अपने देश का नाम रखा है। तो भारत में खेल का कितना महत्व रहा होगा, ये आप इस देश के नामकरण से ही समझ। शायद ही कोई देश होगा जिसने किसी खिलाड़ी बालक के नाम पर अपने देश का नाम रखा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं या ध्यान भी नहीं जाता होगा। हमारे देश का नाम एक खिलाड़ी बालक के नाम पर है, और खेल के बिना अगर जो खेलेगा नहीं वो खिलेगा नहीं, ये मेरा मानना है। लेकिन बीच के कालखंड में पता नहीं कहाँ से एक कहावत भारत में खेल को बहुत हतोत्साहित किया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब जी, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और इसके कारण से खेल को बहुत हतोत्साहित किया गया। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बदल करने की ज़रूरत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके भी बाप। तो खेलना, और मोदी जी खेल को बहुत मात दे रहे हैं। इससे जहाँ एक अच्छे नागरिक के नाते अनुशासन का, टीम भावना का, शरीर का, बुद्धि का, निर्णय लेने की क्षमता का, जो एक खिलाड़ी के अंदर विकसित होता है जी, जो एक खिलाड़ी होगा एक अच्छा नागरिक भी होगा। और वो सारे गुण जो एक नागरिक के लिए चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो खिलाड़ी में होंगे। इसलिए खेल को शुरू से ही, बचपन से हम सब लोग खेले हैं अपने यहाँ तो, और इतना भारत में खेल रहा है कि अब तो ओलंपिक हो रहे हैं। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ, जो अपना पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों को देखता हूँ, तो हमारे यहाँ तो ओलंपिक शादियों में हो जाते थे जी। अगर हम सीता स्वयंवर की बात करें तो इतनी बात थी, कौन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो कोई तीरंदाज ही होगा जो आएगा इस पर। और उसमें दुनिया भर के राजे महाराजे और राजकुमार आए थे जी, जिन्होंने धनुष उठाने का और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया होगा। द्रौपदी स्वयंवर की बात करें तो उसमें भी तमाम लोग, खाली शर्त यही तो थी कि कौन मछली की आँख पर निशाना लगाएगा, और नीचे घूमते हुए उसमें नीचे देखकर जो करना था परछाई को, तो कितना बड़ा धनुर्विद्या रही होगी जी। तो हमारे यहाँ तो शादियों में ही ओलंपिक हो जाता था, विश्व भर के लोग आते थे। तो ये हमारे यहाँ कितना खेल का महत्व रहा,
और मोदी जी उसी खेल भावना को बढ़ा रहे हैं और उसके कारण से अब हमारे देश के खिलाड़ी जो मेडलों की झड़ी लगा रहे हैं वो खेलेगा इंडिया, ये जो भावना को जगाया है मोदी जी ने, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छे नागरिक बनाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए वो खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मैं फिल्में तो अब देख नहीं पा रहा, बहुत दिन से देखा भी नहीं कौन हीरो हीरोइन है जी। मैं तो बस हमारे नेता अभिनेता जो हैं वो मोदी जी हैं, उन्हीं को मैं देखता हूँ। जी। अगला सवाल है, आपकी पसंदीदा कोई बुक है, किताब? मैं बहुत सी पुस्तकें पढ़ता हूँ जी। लेकिन मैंने एक पुस्तक ने जो मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया वो पुस्तक है विदेशी एक डेल कार्नेगी की पुस्तक है, जिसमें पुस्तक का नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, उससे मैं सीखा भी बहुत हूँ, उसको मैं नियमित पढ़ता भी हूँ। जी, धन्यवाद।